नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश जो कि महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। कलचुरी राजवंश जो कि महत्व रखता है इसलिए क्योंकि इसने लगभग 750 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया सफलतापूर्वक। जो कि अगर देखा जाए तो भारत के जो भी बड़े बड़े राजवंश हैं, लगातार इतने लंबे समय तक शासन करने का इतिहास में बहुत ही कम राजवंशों का जिक्र हमें मिलता है। तो इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का जो इतिहास है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण और भी हैं। कारण यह है कि संपूर्ण मध्य का जो भाग था हमारा छत्तीसगढ़ का, शिवनाथ नदी के दक्षिण का और शिवनाथ नदी के उत्तर का जो क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हम कोसल प्रांत भी कहते थे, इस प्रांत में देखा जाए तो लगभग जितनी रियासतें थी सब पे इनका शासन रहा, एकाधिपत्य रहा। यहाँ के प्रशासन में, यहाँ के समाज में, यहाँ की राजनीति में, यहाँ की संस्कृति में देखा जाए तो कलचुरियों ने आमूलचूल परिवर्तन किए और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी हर दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए। और प्रश्नों की तो बात ही हम कर लें, चाहे व्यापम हो, पीएससी प्री हो, मेंस हो या कोई भी दीगर एग्जाम्स हों छत्तीसगढ़ में होने वाले, उनमें इनका प्रश्न आना स्वाभाविक बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो इस दृष्टि से ये राजवंश जो है ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ये कहें कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत राजवंश अगर कोई है तो कलचुरी राजवंश है, जिसके साक्ष्य हमें हिमालय की तराई से मिलना शुरू होते हैं। आप केदारनाथ के मंदिर की बात कर लें, कलचुरियों ने बनवाया। आप गंगोत्री के विभिन्न मंदिरों की बात कर लें, कलचुरियों ने बनवाया। आप गुजरात चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर चले जाएं, बनारस चले जाएं, बिहार चले जाएं, पटना चले जाएं, बिहार में पटना चले जाएं, हर जगह आपको कलचुरियों के बनाए हुए मंदिर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से एक ऐसा राजवंश था भारतीय इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी कि जिसकी हमें बहुत ज्यादा युद्धों में संलग्नता की घटनाएं तो नहीं मिलती, लेकिन निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़े निर्माण करने वाले राजवंश थे। एक रचनात्मक राजवंश था जिसने विनाश पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया बल्कि सृजन पे दिया। इनके बनवाए ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी हमारे पास इतिहास के धरोहर के रूप में इतिहास की गाथाएं बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी राजवंश है, इनकी पृष्ठभूमि, ये आए कहां से, थे कौन। अब अगर आप कलचुरियों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनका इतिहास लगभग आज से 6500 साल पुराना है। मतलब हम अगर समझें तो महाभारत कालीन इनका इतिहास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में ही इनकी उत्पत्ति त्रिकुटा आभीर राजवंश से हुई। महाभारत में ही इस बात का भी वर्णन है कि इस वंश का निर्माण महाभारत कालीन 4 ऐसे कुलवंश जो भगवान कृष्ण के वंश से संबंध रखते थे, जिसमें आभीर, अंधक, सत्व और वृषण, ये 4 महत्वपूर्ण राजवंश हुए, ये 4 महत्वपूर्ण कुलवंश हुए जिनसे त्रिकुटा आभीर वंश का निर्माण हुआ। मतलब उत्पत्ति हुई, क्षमा चाहूंगा, उत्पत्ति हुई और इनका संबंध होता था कृष्ण के वंश से। तो कृष्ण के वंशज थे आभीर, अंधक, सत्व, वृष्णि, जिनसे उत्पत्ति होती है त्रिकुटा आभीर वंश की। त्रिकुटा आभीर वंश के बारे में अगर हम देखें तो इनकी जानकारी हमें जहां पुराणों से मिलती है,
इनके साक्ष्य की बात कीजिए, साक्ष्य तो जहां पुराणों से मिलती है पुराण, वहीं महाभारत, और एक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है, वृहत संहिता। वृहत संहिता जिसकी रचना महान कवि वराहमिहिर, कवि ही नहीं बल्कि नाटककार या कहानीकार, सब कुछ आप कह सकते हैं, महान साहित्यकार वराहमिहिर के कलम से हुआ। वृहत संहिता जिसको लिखने वाले वराहमिहिर गुप्तकालीन महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और नहीं, और इतना ही नहीं बल्कि वृहत संहिता में इस बात का उल्लेख है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान के लिए जा रहे थे, तो दक्षिण अभियान में जब वे दक्षिण भारत पहुंचे तब वहां पर त्रिकुटा आभीर वंश की जानकारी, तब इनका उल्लेख हमें भारत में प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से और एक बात आती है, तो क्या इनका विस्तार दक्षिण की ओर था? जी हां साथियों, इनका विस्तार दक्षिण की ओर भी था। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, क्षण भर देखिए, तो इनको अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से बांटें तो दो भागों में इनका शासन हमको दिखाई देता है, एक कर्नाटक में और दूसरा पश्चिम एवं मध्य भारत, पश्चिम एवं मध्य भारत। तो देखिए, पश्चिम एवं मध्य भारत में जब ये शासन कर रहे थे, इन्हें उत्तर के कलचुरी कहा गया, इन्हें दक्षिण के कलचुरी कहा गया। ठीक है, अब देखिए आभीरों का मैं आपको बताऊं कि अब कलचुरी शब्द कहां से आ रहा है, या ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा गौरतलब है कि देखिए कालांतर में क्या होता है कि ये जो आपका त्रिकुटा आभीर वंश है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक अपने मूल स्वरूप में, जिन इसी आभीर से मूल स्वरूप अहीर का निर्माण हुआ, अहीर की उत्पत्ति हुई, अहीर जो यादव है वंशीय, आप आज भी इस नाम से जानते हैं। और दूसरा जिनका राजपूतों से जो अंतर्मुख हुए, जो राजपूतों से अंतर्मुख होकर के कलचुरी कहलाए। कलचुरी, कलच्छुरी, कलत्सुरी या कटचुरी, विभिन्न साहित्यों में ये चार नाम हमें इनके मिलते हैं, कलचुरी, कलच्छुरी, कलत्सुरी और कटचुरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इनका हमको ऐतिहासिक प्रमाण तो मिल रहा है। खास तौर पर देखें तो ऐतिहासिक में भी अगर पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें तो इनके बनवाए हुए मंदिर और जो तमाम स्मारक हैं वो तो मिलते ही हैं। खास तौर पे यहाँ का जो राजस्थान का जोधपुर अभिलेख है, जोधपुर अभिलेख, इससे हमें इनके राजस्थान में निवास करने की जानकारी मिलती है। इससे जोधपुर अभिलेख से हमें इनके राजस्थान में निवास करने की जानकारी मिलती है। वृहत संहिता हमें यह भी बताता है कि ये आने वाले समय में शकों के सेनापति बन गए। ठीक है, महाभारत हमें यह बताता है कि ये महान निडर और युद्धप्रिय जाति थी। महान निडर और युद्धप्रिय कहकर त्रिकुटा आभीरों को महाभारत में संबोधित किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इनका राजपूतों से अंतर्मुख होकर एक योद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाना स्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जब इनके हाथ में शासन प्रशासन आता है तो देखिए इन्होंने सबसे पहले तो अपनी एक संवत शुरू की। ठीक है, जिसे कलचुरी संवत कहा गया। ये संवत जो है, संवत जिसका ये प्रयोग किया करते थे, ये 248-49 ईस्वी के
की मानी जाती है इनकी संवत। मतलब अगर ये संवत चला रहे हैं इसका मतलब ये स्वतंत्र शासक थे, सीधी सी बात है। इनका शासन गोरखपुर में मिलता है, इनका वाराणसी में मिलता है, गुजरात में मिलता है, बिहार में मिलता है, तमाम छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश में कालंजर में इनके शासन के हमको साक्ष्य मिलते हैं, त्रिपुरी में मिलते हैं, मालवा में मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा शाखाओं वाला राजवंश ये रहा। इसके जो सबसे प्राचीनतम शासक प्रामाणिक रूप से हमें मिलते हैं इस वंश के, अब थोड़ा मिटाएंगे इधर का, वह है ईश्वर सेन। कौन है? ईश्वर सेन। इस वंश के मूल पुरुष, त्रिकुटा आभीर के जो मूल पुरुष मिलते हैं, ईश्वर सेन। ईश्वर सेन इनके समय में ईश्वर सेन के समय में इनका जो मुख्य शासन था, अगर हम देखें तो ये आपको पड़ेगा, जरा सा बस समय लगेगा आपका। बस जरा सा क्षण भर धैर्य रखेंगे, सब ठीक होगा, नहीं तो नक्शा भी बिगड़ जाएगा हमारा। चलिए, तो ये देखिए, ये जो अगर आप देखें तो इनका शासन सबसे पहले हम अगर देखें तो ये जो मालवा भूमि है, मालवा प्रदेश में ये शासन कर रहे थे। मालवा, उत्तर के कलचुरी, कहां शासन कर रहे थे? ये मालवा में शासन कर रहे थे। लेकिन मालवा में पश्चिम से आप देखें तो लगातार जब गुर्जरों के आक्रमण हुए, गुर्जर, दक्षिण से चालुक्यों के आक्रमण हुए, उत्तर से मैत्रकों के आक्रमण हुए, मैत्रकों के आक्रमण हुए, तब इन्होंने प्रस्थान किया भाई साहब पूर्व की ओर। तभी फिर ये मालवा से उठ के कहां आ गए? स्थानांतरित होकर पूर्व की ओर आए। और पूर्व में कहां आए? देखिए, पूर्व में जो आपकी नर्मदा नदी है, ये यहां पर आसपास मैकल श्रेणी में ही आपका अमरकंटक है, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जो इस प्रकार पश्चिम की ओर बहती हुई इस प्रकार से मध्य प्रदेश को पार करके, गुजरात को पार करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये वाला जो इसका क्षेत्र है, उत्तर तट, जिसे हम अनूप का तट भी कहते हैं, या इस क्षेत्र को जाबाली क्षेत्र कहा जाता था, जिसे अब जबलपुर कहा जाता है। ये देखा जाए तो ऊपर में चंदेलों का जो राजवंश था, चंदेल क्षेत्र, चंदेल, ठीक है, चंदेलों के दक्षिण में इनका शासन स्थापित हुआ। चंदेल क्षेत्र के दक्षिण में इनका शासन स्थापित हुआ। पूर्व की ओर आने वाला जो सबसे पहला शासक था वह था कृष्णराज। कौन था वो? कृष्णराज, ठीक है। कृष्णराज जो है वो जाबाली क्षेत्र, अच्छा, जाबाली क्षेत्र की राजधानी आगे चल करके बनी कौन? त्रिपुरी। कौन बनी? त्रिपुरी। पहले जबलपुर बनी, फिर उसके बाद 6 मील दूर त्रिपुरी बनी। इन्हें ही कहा जाता है त्रिपुरी के कलचुरी। बाद में इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? त्रिपुरी, जाबाली, जाबाली क्षेत्र या त्रिपुरी, इसे ही कहा गया, ठीक है। तो देखिए, इस क्षेत्र का जो सबसे पहला शासक बना कौन था? वो हमारे कृष्णराज थे, इसके आदि पुरुष। इसके पश्चात देखिए कौन होते हैं? इसके पश्चात अगले आते हैं हमारे शंकरगढ़ प्रथम। शंकरगढ़ प्रथम के बाद आते हैं बुद्धराज, बुद्धराज के बाद आते हैं वामदेव, वामदेवराज। वामदेवराज के पश्चात आते हैं कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम के पश्चात आते हैं
हमारे नाम है इनका शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, तो अभी हम बहरहाल यहां तक इनका शासन देखेंगे। अब इसमें जो बुद्धराज हैं इनका शासन 600 से 650 तक रहा, 620 तक रहा, क्षमा चाहूंगा, ईस्वी। ऊपर में आ जाए शंकरगढ़, इनका 575 से 600 तक रहा। कृष्णराज का काफी लंबा शासन इनका रहा, सन 500 से इनका 575 यानी 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, जो कि एक बड़ी बात है। फिर इसके बाद देखिए लगभग 150 से पौने 200 साल तक इस राजवंश के बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद फिर अगले शासक जो, अच्छा, वामदेव का भी इसमें शासनकाल जो है वो पूरा पूरा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अगले शासक हमारे बनते हैं कोक्कल प्रथम, ये 875 से लेकर 900 तक शासन करते हैं। और इसके बाद शंकरगढ़ द्वितीय जो है ये 900 से आपके 920 तक, 925 तक शासन करते हैं। 920 से 925 तक शासन करते हैं। अब इनका जो सन है, ठीक है, इनकी जो कालगणना है ये अलग अलग किताबों में, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग दी हुई है, लेकिन एक हम समझते हैं कि जो एक एवरेज कालगणना है यहां पर हम लेकर के आए हैं, ताकि आपको कम से कम यह पता रहे कि कौन किस काल का था। अन्यथा यही नहीं पता होता है कि किस समय था वो। तो लगभग हमको मालूम होना चाहिए कि कृष्णराज का अस्तित्व कब आया, जब गुप्तों का पतन हो रहा था। गुप्त अपने पतोन्मुख स्थिति में थे, बिल्कुल डेक्लाइन पे थे। तब इस राजवंश की उत्पत्ति हुई, इस राजवंश का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ। तो त्रिपुरी आने वाला सबसे पहला शासक कौन था? कृष्णराज। यानी हम त्रिपुरी के कलचुरियों का आदि पुरुष किसको कहेंगे, या पूरे कलचुरियों का आदि पुरुष जो सिर्फ त्रिपुरी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जो रहे, उनका आदि पुरुष कौन कहलाएगा? कृष्णराज। कौन कहलाएगा? कृष्णराज। इसके बाद शंकरगढ़ प्रथम हुआ, फिर बुद्धराज हुआ। अच्छा, वामदेव के बारे में बता दूं कि वामदेव को त्रिपुरी के कलचुरियों का वास्तविक संस्थापक माना गया है। वामदेव को त्रिपुरी को राजधानी बनाने वाला वास्तविक शासक माना गया है। इसके बाद कोक्कल प्रथम आते हैं, जो महान विजेता शासक था। विजेता शासक कहने से क्या तात्पर्य है? देखिए, पश्चिम के राजपूतों को पूर्व की ओर विस्तार से कोक्कल ने ही रोका, जिसका उल्लेख हमको बिलहारी शिलालेख में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? बिलहारी शिलालेख में। वहीं मैं आपको बताऊं कि शंकरगढ़ द्वितीय जो है, इसके पश्चात शंकरगढ़ द्वितीय, यह भी एक महान विजेता था, जिसकी जानकारी हमको विविध स्रोतों से प्राप्त होती है। और इसके विजय के बारे में बताऊं कि यही वो शासक था जिसने त्रिपुरी से इस राजवंश का विस्तार उत्तर की ओर यानी छत्तीसगढ़ की ओर, पूर्व की ओर यानी छत्तीसगढ़ की ओर किया। ठीक है, इसी के काल में विजय अभियान छत्तीसगढ़ की ओर निकला इनका, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने यहां के सोम और बाण वंशीय शासकों को पराजित करके तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसके काल में? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के काल में। इसकी उपाधियां थी, ये उपाधि धारण किया करता था। देखिए, इसकी एक उपाधि थी मुग्धतुंग, जो कि इसकी सबसे मुख्य उपाधि थी। इसके अलावा प्रसिद्ध धवल और रण विग्रह, एक उपाधि इसकी बनती थी, रण विग्रह। तो देखिए, इस प्रकार से देखा जाए तो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग जो है ये एक महान शासक था, जिसने मुग्धतुंग की उपाधि धारण की, प्रसिद्ध धवल की उपाधि धारण की और रण विग्रह की उपाधि धारण की। इस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश को लेकर आने वाला कौन था? सबसे पहली बार शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने ही पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करके कोसल के सोमवंशीय और बाणवंशीय शासकों को पराजित करके तुम्बाड़ को अपनी राजधानी सबसे पहली बार बनाया। और यह विस्तार हुआ जैसे ही यह शासक बना 900 ईस्वी में। 900 ईस्वी में ही कहा जाए, यहां पे देखिए, 900 ईस्वी में ही इसने तुम्बाड़ को राजधानी बना लिया। वहां आक्रमण करके बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेऊ को पराजित किया, और पराजित करने के पश्चात पाली क्षेत्र से उसे हटा दिया।
विक्रमादित्य बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेव को और पाली क्षेत्र में ही जो उसकी राजधानी हुआ करती थी तोमाण, उसको अपनी राजधानी बनाया। हालांकि इस बात पर संदेह है कि इस क्षेत्र को विजित करने के बाद शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने यही शासन तोमाण में शासन किया कि नहीं, इसके कोई साक्ष्य ऐतिहासिक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में यह माना जाता है कि शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने यहां शासन ना करके वापस प्रस्थान किया त्रिपुरी की ओर, क्योंकि त्रिपुरी में उसको शासन करना था, क्योंकि वहां पर उसका एक उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई अर्जुन अभी था। तो ऐसी अवस्था में अगर वो तोमाण आ जाता तो पूरा का पूरा त्रिपुरी किसको मिल जाता? अर्जुन को। और उल्लेख मिलता है कि अर्जुन ने शासन 1920 से किया त्रिपुरी में 1920 से अर्जुन वहां का शासक बना। तो निश्चित तौर पर 900 से लेकर 920 तक, ठीक है, 900 से लेकर 920, क्षमा चाहूंगा वो 1900 नहीं, एक्चुअल 900 है, जो मैं अभी 1900 बोल डाला, ठीक है। तो 900 से लेकर 920 तक त्रिपुरी में शासन किया किसने? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने, जिससे यह सिद्ध होता है कि भाई वो छत्तीसगढ़ में तो नहीं रहा। तो छत्तीसगढ़ में चाहे जिसको भी दिया, आने वाले समय में 900 से लेकर 950 तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश रहा। बाद में सोमवंशियों ने इन्हें फिर से छत्तीसगढ़ से पराजित करके भगा दिया और 950 में जो पूरे के पूरे कलचुरी थे तोमाण के, वो पुनः त्रिपुरी आ गए। लेकिन फिर सन 1000 में कलिंग देव या कलिंग राज के काल में फिर से एक आक्रमण हुआ और उस समय से स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का निवास हो गया। तो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग एक निसंदेह महान शासक था और इतना महान था, मैं आपको बता दूं कि ये सामरिक बलवान तो था ही, रणवीर तो था ही, इसके साथ ये विद्वानों का आश्रयदाता भी था। आपको मालूम होना चाहिए कि काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका जैसे ग्रंथों के, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के महान रचनाकार राजशेखर इसके दरबार से संबंधित रहे कुछ समय तक के लिए। राजशेखर जिनका काल 880 से लेकर के 920 तक रहा, ये 40 वर्ष में इन्होंने विभिन्न रचनाएं की। जो रचनाएं मैंने आपको अभी बताई, चाहे काव्य मीमांसा हो, बाल रामायण हो, बाल भारत हो, या विद्वशाल भंजिका हो, या कर्पूर मंजरी हो, इन सारे ग्रंथों की रचना काल जो है 880 से लेकर 920 तक रही। ये 40 वर्ष रहे और इस बीच में इनका संबंध शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग के दरबार से भी रहा, राजशेखर का। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह एक महान शासक था, ठीक है। तो ये हो गई इनकी की पूरी इतिहास, मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश किया। और फिर इसके बाद देखिए इनका जो काल, किस प्रकार ये मालवा से त्रिपुरी आए और फिर किस प्रकार त्रिपुरी से इनका आगमन छत्तीसगढ़ हुआ, इन सारी चीज़ों पर संक्षेप में मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो बहुत उम्मीद करता हूं कि समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा वीडियो। कोई और जानकारी हो तो कमेंट में जरूर डालें ताकि आपका ज्ञान हमारे साथ साझा हो सके, हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगा थोड़ा। और वीडियोस देख लीजिएगा, दूसरे चैनल्स पे हैं, काफ़ी अच्छे ज्ञानवान लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं। सबसे मिलाकर के अपना एक बढ़िया नोट्स बनाइएगा। हालांकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्लास था, आगे चलेगा कलचुरियों के और वीडियोस में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।